नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय अधिगम और विकास का मनोविज्ञान के प्रकरण मानव व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ भाग 3, जिसके तहत हम अध्ययन करेंगे मानव व्यवहार के अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने देखा कि हमने अध्ययन किया आत्मनिरीक्षण विधि का, हमने अध्ययन किया गाथा वर्णन विधि का, हमने अध्ययन किया प्रयोगात्मक विधि का, उसके बाद हमने देखा वैरदर्शन विधि, उसके बाद हमने देखा जीवन इतिहास विधि और उपचारात्मक विधि। आज हम इससे आगे की कुछ विधियों का अध्ययन कर। पहली विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना मनोविश्लेषणात्मक विधि कहलाता है। इस विधि का जन्मदाता वियना का विख्यात चिकित्सक फ्रायड था। सिगमंड फ्रायड इस विधि के जन्मदाता हैं। उसने बताया कि व्यक्ति के अचेतन मन का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह मन उसकी अतृप्त इच्छाओं का पुंज होता है और निरंतर क्रियाशील रहता है। फलस्वरूप व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं अवसर पाकर प्रकाश में आने की चेष्टा करती है, जिससे वह अनुचित व्यवहार करने लगता है। अतः इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तदुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार उसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। इस विधि की समीक्षा करते हुए वुडवर्थ महोदय ने लिखा है, इस विधि में बहुत समय लगता है, अतः इसे तब तक प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक रोगी इसको अंत तक निभाने के लिए तैयार न हो, क्योंकि यदि इसे बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो रोगी पहले से भी बदतर हालत में पड़ जाता है। मनोविश्लेषक भी इस विधि को आरोग्य प्रदान करने वाली नहीं मानते हैं, पर इसके कारण कई अस्त व्यस्त चिकित्सा पूर्व की स्थिति से अच्छी दशा में व्यवहार करते देखे गए हैं। इस प्रकार वुडवर्थ ने इस विधि का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को वुडवर्थ ने समझाया है कि किस प्रकार इस विधि की भूमिका है मनोविश्लेषण का अध्ययन करने के लिए, मन का अध्ययन करने के लिए और उसके जो विकार हैं उन्हें समाप्त करने के लिए। अगली विधि है हमारी तुलनात्मक विधि। व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करना, यही तुलनात्मक विधि है। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जब भी 2 व्यक्तियों या 2 समूहों का अध्ययन किया जाता है, तब उनके व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करके अनेक उपयोगी तुलनाएं की हैं, जैसे पशु और मानव व्यवहार की तुलना, प्रजातियों की विशेषताओं की तुलना, विभिन्न वातावरणों में पाले गए बालकों की तुलना आदि। इन तुलनाओं द्वारा उन्होंने अनेक आश्चर्यजनक तथ्यों का उद्घाटन करके हमारे ज्ञान और मनोविज्ञान की परिधि का विस्तार किया है। अर्थात तुलनात्मक विधि में व्यवहार की समानता और असमानता दो पक्षों का जब अध्ययन किया जाता है, उन दोनों पक्षों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, उन समानताओं को और असमानताओं का विश्लेषण करके और उनका अध्ययन करना ही तुलनात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य है। अगली विधि है हमारी सांख्यिकी विधि। समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकालना। यह विधि आधुनिक होने के साथ साथ अत्यधिक प्रचलित है। ज्ञान का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग न किया गया हो। शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसी समस्या या परीक्षण से संबंधित तथ्यों का संकलन
और विश्लेषण करके कुछ परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। परिणामों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर रहती है कि संकलित तथ्य विश्वसनीय है या नहीं। अर्थात सांख्यिकी विधि में सांख्यिकी के माध्यम से जो प्रक्रिया हमने की है, उन प्रक्रियाओं का परिणाम तक पहुंचने के लिए सांख्यिकी का उपयोग करके हम उसके परिणाम तक पहुंचते हैं, और परिणाम तक पहुंचने पर हम उन परिणामों की विश्वसनीयता की जांच करते हैं कि वो विश्वास करने लायक परिणाम है या नहीं। अगली विधि है हमारी परीक्षण विधि। परीक्षण विधि में व्यक्तियों के विभिन्न योग्यताएं जानने के लिए परीक्षा ली जाती है। अर्थात यह विधि आधुनिक युग की देन है और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस समय तक अनेक प्रकार की परीक्षण विधियों का निर्माण किया जा चुका है, जैसे बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, ज्ञान परीक्षा, रुचि परीक्षा आदि। इन परीक्षाओं के परिणाम पूर्णतः सत्य, विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। अतः इनके आधार पर परिणामों का शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य प्रकार का निर्देशन किया जाता है। अर्थात परीक्षण विधि के माध्यम से बालक का विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है, विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से उनका परीक्षण किया जाता है, विभिन्न टूल के माध्यम से उनका परीक्षण किया जाता है, और उन परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह पूर्ण सत्य, विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। और ऐसे सत्य, विश्वसनीय, प्रामाणिक परिणामों के आधार पर उन बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक या अन्य किसी प्रकार का जो भी उसको बालक को आवश्यकता है, ऐसा निर्देशन और परामर्श प्रदान किया जाता है। अगली विधि है हमारे साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार विधि व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना। इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे संबंधित व्यक्तियों से भेंट करता है और उनसे समस्या के बारे में विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करता है। अर्थात कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भारत का भ्रमण करके समाज सेवकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, विभिन्न विषयों के विद्वानों और शिक्षा में रुचि रखने वाले पुरुषों और स्त्रियों से साक्षात्कार किया। इस प्रकार कमीशन ने कुल मिलाकर लगभग 9000 व्यक्तियों से साक्षात्कार करके शिक्षा की समस्याओं पर उनके विचारों की जानकारी प्राप्त की। अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर के उन व्यक्तियों का रुझान जानकर, उन व्यक्तियों का दृष्टिकोण जानकर, उन व्यक्तियों से वार्तालाप करके और उनसे कुछ प्रश्न पूछ करके उनका मत ग्रहण करके हम साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उससे हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगली विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोगकर्ता किसी शिक्षा समस्या के बारे में अनेक व्यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है। जब सबसे साक्षात्कार करने के लिए उसे पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता होती है, इन दोनों में बचत करने के लिए वह समस्या से संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार करके उनके पास भेज देता है। उनसे प्राप्त होने वाले उत्तरों का वह अध्ययन और वर्गीकरण करता है, फिर उनके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। उदाहरणार्थ, राधाकृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार करके शिक्षा विशेषज्ञों के पास भेजी। उसे लगभग 600 व्यक्तियों के उत्तर प्राप्त हुए, जिनको उसने अपने प्रतिवेदन के लेखन में प्रयोग किया। इस विधि के दोषों का उल्लेख करते हुए क्रो व क्रो ने लिखा है, इस विधि को बहुत वैज्ञानिक नहीं समझा जाता है। संभव है कि प्रश्न सुनियोजित, पर्याप्त विवेकपूर्ण या निश्चित उत्तर प्रदान करने वाले न हों। संभव है कि उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रश्नों के गलत अर्थ लगाएं और उत्तर ठीक न दें, जिसके फलस्वरूप संकलित आंकड़ों की विश्वसनीयता कम हो सकती है। संभव है कि जिन व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजी जाए उनमें से बहुत से उसको वापस न करें। अगली विधि है हमारी विभेदात्मक विधि।
वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण। प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता ही उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इससे व्यक्ति की पहचान बनती है। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा शिक्षण के दौरान वैयक्तिक भेदों की अनेक समस्याओं से जूझता है। शिक्षक को शैक्षिक कार्य का संचालन करने में वैयक्तिक भेद विशेष कठिनाई का अनुभव कराते हैं। विभेदात्मक विधि वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन पर बल देती है और बालकों की समस्याओं का समाधान करती है। इस विधि में अध्ययन की अनेक विधियां और तकनीकों का सहारा लिया जाता है। प्राप्त परिणामों के विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं की रचना विभेदात्मक विधि के आधार पर की है। कैटल ने विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में पर्याप्त सहयोग दिया है। यह विधि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है। अगली विधि है मनोभौतिकी विधि, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। मनोभौतिकी या मनोदैहिकी का संबंध मन तथा शरीर की दशा से है। मनुष्य का व्यवहार उसके परिवेश, क्रिया, प्रतिक्रिया तथा आवश्यकता से संचालित होता है। वह व्यवहार ही मनुष्य के भावी संसार का निर्माण करता है। आइजन ने कहा है, मनोभौतिकी का संबंध जीवित प्राणियों की उस अनुक्रिया से है जो जीव पर्यावरण की ऊर्जात्मक पूर्णता के प्रति करता है। मनोभौतिकी वास्तव में भिन्नता, उद्दीपक के सीमांत, उद्दीपक समानता तथा क्रम निर्धारण आदि समस्या से जूझती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए मनोभौतिकी के अंतर्गत अनेक विधियों को विकसित किया गया है। ये विधियां हैं सीमा विधि। दो प्रकार की सीमा विधि है, निरपेक्ष सीमांत और भिन्नता सीमांत। दूसरी है शुद्धाशुद्ध विषय विधि, मध्यमान अशुद्ध विधि। इन विधियों में आकस्मिक तथा असतत अशुद्धियों की संभावना रहती है। चल अशुद्धियां भी हो जाती हैं। इन अशुद्धियों का प्रयोग नियंत्रण की सावधानियों द्वारा रोका जा सकता है। विकासात्मक विधि बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन करना। इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। यह विधि निरीक्षण विधि से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इस विधि में निरीक्षक बालक के शारीरिक और मानसिक विकास एवं अन्य बालकों और वयस्कों से उसके संबंधों का अर्थात सामाजिक विकास का अति सावधानी से एक लेखा तैयार करता है। इस लेखे के आधार पर वह बालक की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त वह इस बात का भी विश्लेषण करता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यह कार्य अति दीर्घकालीन है क्योंकि बालक का निरीक्षण उसके जन्मावस्था से प्रौढ़ावस्था तक किया जाना अनिवार्य है। दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि महंगी है और यही इसका दोष है। गैरेट का यह कथन सत्य है। इस प्रकार के अनुसंधान का अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए यह बहुत महंगा है। उपसंहार। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अनुसंधान कार्य के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है। यद्यपि ये विधियां भौतिक विज्ञानों की विधियों की भांति 100% सत्य परिणाम नहीं बताती हैं, तथापि अनुसंधान कार्य के लिए ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। आवश्यकता, जैसा कि गैरेट ने लिखा है, यह है सब विधियों के लिए नियोजित कार्य, नियंत्रित निरीक्षण और घटनाओं का सतर्क लेखा अनिवार्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हुई होगी। धन्यवाद।